नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है मुकेश कुमार। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास में 11th क्लास की पहली प्रश्नावली जिसका नाम है समुच्चय। अब सबसे पहले तो मैं कुछ मेरे बारे में आपको बता देता हूँ। आज मैं सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ। इसका रीजन ये है कि मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं ऑनलाइन, वैसे मैं ऑफलाइन तो 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का अवसर मुझे ईश्वर के द्वारा आज प्राप्त हुआ है और जो कि मेरी सबसे पहली क्लास है। तो मैं ईश्वर का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ऑनलाइन बच्चों को सेवा दे सकूं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद और उनके बाद आप सभी को धन्यवाद जो कि इस वीडियो को आप देख रहे हो। और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए और जहां कहीं भी दिक्कत आए, परेशानी आए, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हाँ हम यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पर पढ़ाया जाए, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। और मेरे द्वारा इस कोर्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया ना बच्चों, आप यकीन नहीं मानोगे, आपके परीक्षा में 100/100 की तैयारी की मैं गारंटी लेकर इस प्लेटफॉर्म पे उतरा हूँ। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों से, जो आपके दोस्त है, जो आपने व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का काम करें। ठीक है, और ये अपना ही प्लेटफॉर्म समझे ताकि हमें भी खुशी हो कि वास्तव में बच्चे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा जो कि प्रश्नावली का नाम है समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेट। अब देखो बच्चों, सिस्टम कुछ ऐसा हो जाता है कि जब आप 10वीं में पढ़ते हो ना, तो 10वीं का जो सिलेबस होता है ना, वो 11वीं के सिलेबस से बहुत कम होता है। अब 11वीं में यूं समझो कि आप 10वीं से सब कुछ अलग आगे, एकदम आप हायर मैथमेटिक्स में आगे। अब ये जो मैथमेटिक्स है ना, आप कहोगे भाई सर ठीक है, प्रश्नावली का नाम समुच्चय, इसका क्या मतलब है, कहाँ काम आती है, क्यों पढ़ते हैं? तो मैं आपको सच बता रहा हूं, तो जैसे यहां पर मान लो एससी लगी है, तो एससी चल रही है ना, उसमें भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स लग रही है। आपकी जो मोबाइल की चिप होती है ना, उसमें भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स लगती है। हर चीज में मैथमेटिक्स और फिजिक्स लगती है। वो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी 11वीं 12वीं, और आप इंजीनियरिंग करते हो तो वहां पर भी यही चीजें सिखाई जाती है। आपको यकीन नहीं मानोगे, इनका ही प्रयोग करके वहां पर काम किया जाता है। अब मैं आपके लेवल पर इतना खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन जैसे जैसे आप साथ साथ पढ़ोगे ना, मैं गारंटी लेता हूं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आराम से वीडियो को देखो, समझो, रियलाइज करो उसको। ऐसे नहीं कि 10 मिनट देखा और भागे। हर चीज को ध्यान से देखना पड़ता है 1-2 बार, तब जाकर वो कहानी समझ में आती है। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की। ठीक है, आप जुड़े रहे और अंत तक वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पूरी की पूरी जो प्रश्नावली है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो जो प्रश्नावली का नाम है वो है सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। अब मुझे पता है कि समुच्चय आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो समुच्चय को की परिभाषा होती है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई सुपरिभाषित का क्या मतलब होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है कि वो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। किसके द्वारा ना बदले? वह संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि समुच्चय का क्या मतलब होता है, कि समुच्चय का मतलब होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं, भाई सुपरिभाषित का क्या मतलब होता है? तो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि वह संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। ठीक है, व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, इसका क्या मतलब होता है? तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, 4 एग्जाम्पल सेट किए, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि समुच्चय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। सबसे पहले क्या किया हमने काम?
सबसे पहले हमने क्या काम किए कि प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट होती है, विषम यानी जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, कहां तक लेनी है, 10 तक लेनी है। तो जिसने ये बात बोली है वो हमने यहां पर ये लिख दी। अब ये दुनिया में आप किसी से जाकर पूछ लो, दुनिया में किसी से जाकर पूछ लो कि 10 विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो एक ही बात कहेगा ये। अब वो होना पढ़ा लिखा चाहिए, अब आप जाकर अनपढ़ को पूछोगे तो उस बेचारे को पता ही नहीं, उसके सिवा तो सब समुच्चय ही है। ठीक है, तो जो पढ़ा लिखा होगा वो आराम से बता देगा कि 10 यहां पर मैंने लिखा है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ही होती है। तो ये किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल रही। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं समुच्चय। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय, यानी सुपरिभाषित समुच्चय है हमारे पास में। क्या है, सुपरिभाषित समुच्चय। मैं यहां पर लिखूंगा सुपरिभाषित समुच्चय, सुपरिभाषित समुच्चय, सुपरिभाषित समुच्चय। कि कोई भी हम लोग एग्जाम्पल सेट करें वो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। ये व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदला मतलब ये सुपरिभाषित समुच्चय। ठीक है, अब देखो आगे और समझते हैं। जैसे मैंने अगला पॉइंट लिया 5 सबसे अच्छे जानवर। अब आप लोगों को हंसी आ रही होगी 5 सबसे अच्छे जानवर, तो जैसे मेरी बात करो तो मैं कहूंगा भाई बिल्ली, कुत्ता, हाथी, ठीक है, खरगोश, लोमड़ी, ये मेरे को 5 सबसे अच्छे लगते हैं। अब आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग सर कहां बेवकूफ बन रहे हो, शेर सबसे अच्छा होता है, जिराफ सबसे अच्छा होता है। तो 5 सबसे अच्छे जानवर व्यक्तियों के अनुसार बदल रहे हैं। आपको 5 अलग अच्छे जानवर लगते हैं, मेरे को 5 अलग अच्छे जानवर लगते हैं। जो हमारी टीम में यहाँ पर लोग काम करते हैं, जो सर काम करते हैं, उनको 5 अलग अपने अच्छे जानवर लगते हैं। तो ये जो है ये व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। ये क्या हो रहा है, व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यह सुपरिभाषित सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। कारण आप लोग समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि ये व्यक्तियों के अनुसार चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे एकदम आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो यहां से आगे अगला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप दुनिया में किसी से पूछ लो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 ही होते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति को पूछोगे तो यही बताएगा। तो ये व्यक्तियों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये फिक्स है। जो व्यक्तियों के अनुसार चेंज नहीं होता ना, उसको बोलते हैं हम लोग सुपरिभाषित समुच्चय है। और जो व्यक्तियों के अनुसार चेंज होता है ना, उसको बोलते हैं ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम लोग कह देंगे कि सुपरिभाषित समुच्चय है। क्या है, सुपरिभाषित समुच्चय। मैं यहां पर लिखूंगा सुपरिभाषित सुपरिभाषित समुच्चय। सुपरिभाषित समुच्चय है। अब देखो यहां से अगला टॉपिक, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं भाई, गुणनखंड तो आप सीख कर आए हो, इतनी तो उम्मीद आपसे खरीद सकते हैं 10वीं क्लास में। भाई गुणनखंड तो बेसिक सी चीजें हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग देंगे 3, और 3 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हमारे पास में 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। तो अगर ये हम लोग 12 के अभाज्य गुणनखंड जिसको गणित आती है उससे जाकर पूछेंगे तो हमें यही बताएगा 2 गुना 2 गुना 3। यानी कि ये व्यक्तियों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, और जो व्यक्तियों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता वो हमारे पास में सुपरिभाषित समुच्चय होता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ये सुपरिभाषित समुच्चय है। तो सुपरिभाषित समुच्चय है। अब देखो यहां से आगे
मेरे हिसाब से आपको समुच्चय पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या चीज होती है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा कर जो आगे का पोर्शन है उसको यहां पर लिखता हूं। ठीक है, अब देखो उससे जो हमारे पास में अगला टॉपिक होता है जो अभी हमने पढ़ा है, उससे जो आगे का हमारे पास में पोर्शन होता है ना, उसका जो टॉपिक है किताब के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, वो होता है समुच्चय का निरूपण। भाई समुच्चय किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं? तो समुच्चय का जो निरूपण होता है ना बच्चों, वो हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और जो 2 नंबर होता है वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। अब मजे की बात क्या है पता है क्या? आप लोग ना ये तो 1 मिनट में सीख जाओगे, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि गणित है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलता ना। ठीक है ना, तो कुछ चीजें तो रसगुल्ला होती है, लेकिन कुछ चीजें जो मिर्च की तरह कड़वी भी होती है, तो दोनों को हमें मेंटेन रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले रसगुल्ला को खा लेते हैं, उसके बाद में मिर्च को टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोनों ही। और ये समझो कि अगर से आपने ये नहीं समझा ना समुच्चय निर्माण रूप, तो बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये सीखोगे तो बाद में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी किसी भी प्रश्नावली में। ये 12वीं में पहली प्रश्नावली में लगता है संबंध एवं फलन में, तो इसको तो आप सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, ये तो मुझे पता है आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ, सारे आप यहाँ पर देखो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये दोनों के दोनों। तो सबसे पहली बात हमारे पास में क्या है? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो इसको करने के सबसे पहले नियम क्या है? तो जैसे मान लो मैं एक बार आपको एक हल करके बताऊंगा, उसके बाद में इसके जो नियम लिखे हैं मैंने, ये आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। जैसे मान लो इसको 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, अभी हमने पीछे किया, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास में 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। ये हमें पता है कि हमारे पास में सुपरिभाषित समुच्चय भी है। ठीक है, अब इसको इस रूप में कैसे लिख सकते हैं? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में। तो वो हमें ये नियम बताते हैं। 3 नियम है, 1, 2 और 3। पहला नियम क्या बोलता है? समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर, अवयव ये होते हैं, ये 1, 3, 5, 7, 9, इनको अवयव बोलते हैं, वस्तु नहीं बोलते। इनका नाम क्या होता है? एक्चुअल में इसको मैथमेटिक्स में अवयव बोलते हैं हम लोग। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहां से आगे, समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठक ये होता है भैया। ठीक है, पहली बार जब आप लोग बनाओगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन बार बार जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी आदत हो जाएगी। ठीक है, मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिखा जाता है, तो हमने अवयवों की सूची बना ली। अब इसको मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया, कोमा लगाकर, यही हमारे पास में होता है रोस्टर या सारणीबद्ध। बस कितना इजी है। उसके बाद देखो अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर। भैया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। अब इसको मंझले कोष्ठक में लिख दिया हमने, क्या लगाकर? कोमा लगाकर। ठीक है, बस यही हमारे पास में काम होता है। अब देखो यहां से आगे हम लोग क्या काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक और लिखा है कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड की अगर से बात की जाए तो हमारे पास में क्या होता है? इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, ये हमारे पास में होते हैं संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। क्या होते हैं? 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको हम लोग रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? एक बार मैं फिर से तीनों नियम पढ़ के बताता हूँ। समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिखा जाता है। अवयवों की सूची में किसी भी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। तो 3 नियम ये कहते हैं कि एक तो भाई इनको सूची बनाकर लिखना है, मंझले कोष्ठक में सूची बनाकर कोमा लगा कर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब है कि सेम टू सेम कोई अंदर नहीं लिखना चाहिए। ऐसे नहीं 1 1 उसके बाद में 3 3, मतलब सेम टू सेम सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए। और उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, मतलब आगे पीछे हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मंझला कोष्ठक लगा लेते हैं, उसके बाद में 2, 2
तो मैंने 2 गुना 3 को 2 को सिर्फ एक बार लिए, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। पुनरावृत्ति का मतलब है कि एक वस्तु, एक अवयवों को 2 बार नहीं लिख सकते। अगर ये 2 बार, उसकी जगह हमें 1 लिखना पड़ेगा, और 3 का 3 कोमा लगाकर लिख दिया। यही हमारे पास में होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा समझ में आया, एकदम आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया। अब देखो तो 2 नंबर है समुच्चय निर्माण रूप। ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा में पढ़ता हूं, समझाता हूं, उसके बाद में इन तीनों को इस रूप में हम लोग बदलेंगे, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस विधि में मंझले कोष्टक में अवयवों के अक्ष या कोई और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है। समझ में नहीं है? मैं बताऊं। जैसे मान लो हम लोग स्कूल में बैठे, स्कूल तो सभी जाते हो आप लोग, स्कूल में तो मुझे पता है आप मस्ती करते हो, कम ही पढ़ते हो, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मुझे पता है सारी पढ़ने वाली हो आप। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग स्कूल में बैठे रहते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि वो एक होशियार ग्रुप है या एक ग्रुप है। ऐसे थोड़ी कहते हैं वो 10 लोग बैठे हैं, उसका नाम रामलाल, श्यामलाल, मंगलाराम, धन्नाराम, तो वो एक ग्रुप बोल दिया उसको। होशियार बच्चे उसको बोल दिया ए ग्रुप, उसको हमने बोल दिया बी ग्रुप कमजोर है, जो सबसे ज्यादा कमजोर उसको हमने बोल दिया सी ग्रुप। मतलब उस ग्रुप का एक हमने अलग से नाम दे दिया। समझ में आ रहा? जैसे होता है ना, ये बीजेपी के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये आम आदमी पार्टी के लोग, तो उस सब के नाम पता थोड़ी है, वो एक अवयव हो गया, वहां पर सारे अवयव है बहुत ज्यादा, लेकिन उसको हमने एक प्रॉपर नाम दे दिया कि वो एक बीजेपी के आदमी है, वो कांग्रेस के है, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो उनको एक फिक्स नाम दे दिया स्टैंडर्ड हमारी तरफ से। उसी प्रकार हमें यहाँ पर काम करना है कि इसको एक नाम देना है, कुछ भी एक्स मान लो, जी कुछ भी मान लो। जैसे यहाँ पर है 10 से कम प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले तो मंझले कोष्टक में लिख रहा है, मंझला कोष्टक यहाँ पर है, तो ये बता। अब ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस विधि में मंझले कोष्टक में अवयवों को अक्ष, तो मान लो अक्ष लगा दिया, उसके बाद में सच दे कि वो एक ग्रुप है, वो हमारे पास में एक्स है, तो एक्स है क्या, तो इसको सच दे बोलते हैं। ये तो 2 बिंदी होती है ना, इसका जो नाम है वो होता है सच दे, इंग्लिश में सच दे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सच दे। तो इन 2 बिंदी को सच दे बोलते हैं। अब किताब में कई जगह ये 2 बिंदी दे रखी है, कई जगह एक डंडा लगा के लिखते हैं, एक बिंदी को इस प्रकार दे रखी है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, कोई अलग अलग है नहीं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है। तो एक्स सच दे, एक्स क्या है, एक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, बस ये चीज आपको लिखनी है, सिंपल। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में भी लिखेंगे, बस एक बार आप समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट हमने लिख लिया। अब देखो 2 नंबर, फिर से हमारे पास में क्या, अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर, तो हम लोग लिखेंगे एक्स। सच दे, एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, वो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ये भी मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आएगी। उसके बाद में नीचे संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, उसको भी हम लोग लिखेंगे इस प्रकार। मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले तो मंझला कोष्टक, उसके बाद में एक्स, सच दैट एक्स क्या है, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इस प्रकार हमें लिखना होता है। तो ये हमारे पास में होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और ये हमारे पास में होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग कक्षा को हमारी ज्यादा बड़ी करेंगे। एक बार शुरुआत करिए छोटे रूप से, और आप यकीन मानिए अगर जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जैसा आप चाहोगे, जितनी बड़ी क्लास आप चाहोगे उतनी बड़ी क्लास हम लोग देंगे। बस आपको कमेंट में लिखना है किस टॉपिक पे चर्चा करनी है, अलग से किस टॉपिक पे चर्चा करनी है। जो आप पढ़ना चाहोगे वहीं पर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर
और यकीनन मानिए आपके उदाहरण प्रश्न प्रत्येक टॉपिक को क्लियर तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।